हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वात्सल स्टडीज़ में एक बार फिर से। आज मैं जो अप्रैल का जो मैगज़ीन है दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज ये दोस्तों 4th पार्ट है, ये 4th पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन का दोस्तों जो है वो आपके ख़त्म हो जाएँगे। जो अप्रैल मंथ का मैगज़ीन है, जो अप्रैल मैगज़ीन है दोस्तों विज़न का, वो ख़त्म हो जाएगा इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन का। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स देखेंगे। तो चलो दोस्तों, ये सेशन शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आगे आपको ऐसी वीडियोस मिल सके। आप मेरे टेलीग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। हम जो 6 बिम्स्टेक समिट है उसके बारे में देखेंगे। बिम्स्टेक क्या है, उसके प्रावधान क्या हैं और क्या-क्या नए उसमें अपडेट्स आए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, थाईलैंड की अध्यक्षता में बैंकॉक में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होता है। इसकी थीम क्या होती है? थीम होती है बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका थीम आप ध्यान में रखिएगा कि बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन इसका थीम है। बिम्स्टेक का अर्थ है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसको बिम्स्टेक के फुल फॉर्म के रूप में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत के नेतृत्व में शुरू की गई पहले। दोस्तों, भारत अपने नेतृत्व में क्या-क्या इसमें प्रमुख जो पहले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र, इसके तहत भारत में आपदा प्रबंधन, संधारणीय समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा तथा कृषि में अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बिम्स्टेक में दोस्तों ये भारत के नेतृत्व वाली पहले हैं। उसके बाद देखेंगे बोधि, यानी कि मानव संसाधन और संरचना से संबंधित विकास के लिए बिम्स्टेक यह पेशेवरों, छात्रों, शोधकर्ताओं आदि को प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति प्रदान करके युवाओं को कुशल बनाने का कार्यक्रम है। यानी आप देखेंगे दोस्तों, ये इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा। हम आप सभी जानते हैं कि मैं बीच-बीच में सारे वीडियोज़ में दोस्तों चर्चा करता रहता हूँ। जो मेरे द हिंदू एनालिसिस आता है एडिटोरियल का, उसमें भी मैं स्किल डेवलपमेंट की लगातार बात करता रहता हूँ। जो भारत ने स्किल डेवलपमेंट के लेकर जो पॉलिसी या नीति तैयार की है उसके बारे में भी मैं लगातार उसमें बात करता रहता हूँ। तो यहाँ भी दोस्तों जो बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन है, वहाँ भी भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में वो जो युवाओं के दोस्तों जो स्किल डेवलपमेंट है कार्यक्रम का शुरुआत किया। उसके बाद देखेंगे कि डीपीआई दोस्तों डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत क्षेत्र में इसकी आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक पायलट अध्ययन आयोजित किया है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, लोगों के बीच जुड़ाव को मजबूत करना, भारत 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी करेगा। भारत बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव की भी मेजबानी करेगा 2027 में। तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए, अन्य बिंदु जो हैं दोस्तों उसमें नज़र रखने की ज़रूरत है। उसके क्या हो सकते हैं कि देखिए, मैं इसमें इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वही बताऊँगा। जो चीज़ें हैं वो बाकी आप पढ़ सकते हैं अपने स्तर पर भी। तो देखिए, उसमें कह रहे हैं कि बिम्स्टेक बैंकॉक विज़न 2030 तक एक समृद्ध, सक्षम और खुले या प्रो बिम्स्टेक के निर्माण के लिए रणनीतिक योजना की रूपरेखा तैयार करने वाला पहला विज़न तैयार किया गया है। इसके तहत आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा और मानव सुरक्षा को भी उसके केंद्र में रखा जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना इम्पोर्टेंट है। जो बिम्स्टेक बैंकॉक विज़न जो है 2030 तक हम विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक एकीकरण हैं, जो हमारे कनेक्टिविटी जो परियोजनाएं हैं, मानव सुधार को केंद्र में रखकर उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन तथा मादक पदार्थों तथा अपराध और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ समझौता ज्ञापन में भी एक आपस में सहायता की जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे बिम्स्टेक तंत्र के लिए क्रियागत नियमों को अपनाना। तो उसके लिए जो प्रक्रियागत नियम है दोस्तों, यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उसको भी अपनाया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं संक्षेप में कि बिम्स्टेक है क्या। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो बिम्स्टेक है एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1997 के बैंकॉक घोषणा पत्र में की गई थी। इसका गठन 4 सदस्यों के बीच हुआ था दोस्तों। सबसे पहला तो बांग्लादेश था, भारत था, श्रीलंका था और थाईलैंड था। तब इसको क्या, अभी तो बिम्स्टेक नाम से जाना जाता है, लेकिन तब उसको क्या जाना जाता था, बिस्टिक करके,
यानी बिस्ट और ईसी ऐसा आप बोल सकते हैं दोस्तों। और ढाका बांग्लादेश में इसके जो हैं सचिवालय हैं। और अभी इसके 7 सदस्य हैं दोस्तों, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों मैप में। ये देखिए, ये भारत हो गया, ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है और ये आपका म्यांमार हो गया जो बर्मा भी आप कहते हैं, बांग्लादेश हो गए, थाईलैंड हो गया यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ बांग्लादेश और यहाँ इंडिया और ये आपको श्रीलंका देखो मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए बिम्स्टेक चार्टर, यह आधारभूत दस्तावेज है जो बिम्स्टेक के लक्ष्यों, सिद्धांतों और संरचना को रेखांकित करता है। इसे श्रीलंका में आयोजित 5वें शिखर सम्मेलन में अंतिम रूप दिया जाता है दोस्तों। बिम्स्टेक चार्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रिक्स में इस बार यूपीएससी प्री से क्वेश्चन आए थे, उसी प्रकार दोस्तों बिम्स्टेक से भी आ सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा प्लीज़। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि इसके जो चार्टर हैं उसका लक्ष्य क्या है, उसके सिद्धांतों को, संरचना को और रेखांकित किया जाता है उसमें। ये 5वें शिखर सम्मेलन में इसको अंतिम रूप दिया गया था। 5वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका में 2022 में हुआ था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए उसके बाद कहा गया दोस्तों कि चार्टर समूह को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करता है तथा बाहरी साझेदार एवं पर्यवेक्षकों एवं नए सदस्यों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। ये देखिए, जो साझेदार हैं, जो दोस्तों जो पर्यवेक्षक हैं, नए सदस्य हैं, उनको मार्ग प्रशस्त करता है। उनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? उद्देश्य को हम देखेंगे दोस्तों कि तेजी से आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति के लिए एक सक्षम परिवेश बनाना और साथ ही बंगाल की खाड़ी से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा। दोस्तों देखिए, ये जो दोस्तों बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, यहाँ आप देखेंगे, देखिए भारत भी यहाँ सीमा साझा करता है, यहाँ पे बांग्लादेश आप इसको देखेंगे, म्यांमार को, थाईलैंड को देखेंगे और श्रीलंका तो है ही। तो दोस्तों वहाँ पे शांति, स्थिरता, सुरक्षा जो है, वहाँ पे जो पायरेसी है दोस्तों उसको कम किया जा सके, सुरक्षा को अधिक बढ़ावा दिया जा सके दोस्तों, इसके लिए एक और इसके उद्देश्य रखे गए हैं दोस्तों बिम्स्टेक चार्टर में। उसके बाद आप देखेंगे कि 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र स्तंभ, प्रत्येक का नेतृत्व एक सदस्य देश द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे नेतृत्व करता है और क्षेत्र उसके कौन से हैं उसमें, जैसे आप बांग्लादेश को देखेंगे दोस्तों, ये व्यापार, निवेश और विकास के क्षेत्र में नेतृत्व करता है। भूटान पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन में करता है। भारत सुरक्षा व ऊर्जा के क्षेत्र में। म्यांमार कृषि और खाद्य सुरक्षा में। नेपाल व्यक्तियों के बीच संघर्ष के बीच। उसके बाद श्रीलंका को देखेंगे दोस्तों, विज्ञान, तकनीकी और नवाचार में। थाईलैंड संपर्क और कनेक्टिविटी में सुधार या उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए उसके बाद आप देखेंगे भारत सुरक्षा स्तंभ के लिए नेतृत्व करता देश है तथा इसके अंतर्गत 3 उप क्षेत्र भी हैं दोस्तों। क्या है? जो आतंकवाद है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटना, आपदा प्रबंधन तथा ऊर्जा सुरक्षा को भी आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, बिम्स्टेक भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में कैसे मदद करती है दोस्तों। जो वो बिम्स्टेक है वो कैसे भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है दोस्तों, इस फॉरेन पॉलिसी के लिए। फॉरेन पॉलिसी जो है दोस्तों भारत की, वो आप जानते हैं बहुमुखी है, नेबरहुड फर्स्ट की हम जो नीति निभाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक्ट ईस्ट की भी बात की गई, उसमें मैंने बात करूँगा आपसे। देखिए तो दोस्तों कहा गया है कि सार्क का विकल्प, सार्क आप जानते हैं जो रीजनल कोऑपरेशन ये भी है, उसके भी मैं और किसी वीडियो में बात करूंगा। उसमें कह रहा है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान तनाव के कारण सार्क की प्रगति बाधित हुई है। बिम्स्टेक में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है, जिससे भारत को क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक अधिक कार्यात्मक मंच मिल गया है। अब जानते हो कि सार्क में पाकिस्तान है, लेकिन दोस्तों बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। और पाकिस्तान नहीं है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि हम उसमें क्षेत्रीय सहयोग को अधिक कार्यात्मक रूप से उसको निभा पाएंगे। देखो दोस्तों, जो सार्क है यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, यानी जो दक्षिण एशियाई देश है उन लोग का एक क्षेत्रीय संगठन है। मैंने आपको बोला कि देखिए भू राजनीतिक तनाव और खासकर पाकिस्तान और पाकिस्तान और जो भारत है दोस्तों उसकी प्रतिद्वंदता है, जो उनके बीच कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, काफ़ी हद तक एक निष्क्रिय बना रहा है दोस्तों उसी के कारण। इसलिए सार्क नहीं है तो भारत के लिए एक एक्स्ट्रा मदद के रूप में हो जाएगी दोस्तों, कार्यात्मक जो मंच वो अधिक प्रदान हो सकेगा। उसके बाद देखेंगे भारत की विदेश नीति के साथ संरेखित बिम्स्टेक भारत की एक्ट ईस्ट, मैंने बात की, नेबरहुड फर्स्ट नीतियों की मैंने बात की, के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है दोस्तों। कहा रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत के व्यापार लक्ष्य के साथ संरेखित करने तथा क्वाड देशों द्वारा समर्थित इंडो पैसिफिक विजन का समर्थन करने के रूप में भी इसको देखा जाता है।
उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों भारत दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच रणनीतिक सेतु के रूप में। आप जानते होंगे दोस्तों कि भारत और विभिन्न देश दक्षिण एशिया में आते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच रणनीतिक सेतु के रूप में थाईलैंड और म्यांमार जैसे आसियान सदस्य देशों के माध्यम से भारत को आसियान देश के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने में सहायक है। देखेंगे आसियान बिम्स्टेक के बीच एक मजबूत साझेदारी एक व्यापक इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क का निर्माण कर सकती है। यह फ्रेमवर्क महाद्वीपीय एवं समुद्री एशिया को जोड़ेगा। महाद्वीपीय मतलब दोस्तों जो महाद्वीप है एशिया में जो देखेंगे कि हिंद महासागर के आसपास के जो जितने भी महाद्वीप है उसको समुद्री एशिया यानी कि जो समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र पूरे तरह से उसको जोड़ने का एकीकरण उसका करने का कार्य करेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि नील अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा या बंगाल की खाड़ी में भारत के हितों को बढ़ावा देता है तथा समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और आपदा प्रबंधन में भी मदद कर सकता है। इसको आप देखेंगे दोस्तों कि जो नीली अर्थव्यवस्था जो ब्लू इकोनॉमी है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में भारत के हित जो है उसको साध पाएंगे और जो समुद्री व्यापार है दोस्तों उसकी सुरक्षा कर पाएंगे। आप जानते होंगे कि जो समुद्री डकैती होती है उसको विरोध के लिए विभिन्न प्रकार के हम अभियान चला पाएंगे और आपदा को प्रबंधित भी कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के सागर एक कार्यक्रम है। कौन सा? क्षेत्र के सभी क्षेत्र की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने का एक कार्यक्रम है दोस्तों, और वो महासागर क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति का कार्यक्रम है। विजन के साथ भी प्रभावी रूप से संरेखित हो पाएंगे। देखिए हम आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देंगे, हम समुद्री सुरक्षाओं को बढ़ावा देंगे, तो आप देख पाएंगे दोस्तों जो सागर विजन है, भारत का जो सागर विजन है, महासागर विजन है, इसको भी हम साध पाएंगे, उसका भी हम मदद ले पाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों कि दक्षिण एशियाई एकीकरण, इसके माध्यम से अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन, कनेक्टिविटी पर बेहतर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। परिवहन संबंधी कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान जैसी परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा यहाँ पे दिया जा रहा है दोस्तों। देखिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान, इसमें दक्षिण एशियाई एकीकरण की बात की गई है, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में और एनर्जी में दोस्तों। उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में भी बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और आपस में हम जोड़ पाएंगे दोस्तों बिम्स्टेक जो मास्टर प्लान है उसके तहत। उसके बाद आप देखेंगे बिम्स्टेक से संबंधित मुद्दे क्या हैं दोस्तों। मुद्दे यानी कि हम यहाँ पे चुनौतियों की बात करेंगे, कौन कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं बिम्स्टेक से रिलेटेड, उसकी हम बात करते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों कि धीमी संगठनात्मक प्रगति, बिम्स्टेक के गठन के 27 साल बाद चार्टर लागू होता है दोस्तों। चार्टर कौन से? 5वें शिखर सम्मेलन में, और कहाँ हुआ था दोस्तों? 2022 में हुआ था श्रीलंका में। इसको आप याद रखेंगे। पिछले 27 वर्षों के वर्तमान शिखर सम्मेलन सहित केवल 6 शिखर सम्मेलन हुए दोस्तों। जब छठवां तो अभी हुआ, 5वां हुआ था 2022 में श्रीलंका में, जहाँ पे जो बिम्स्टेक चार्टर है वो अपनाया गया था। 2011 तक बिम्स्टेक का कोई आधिकारिक मुख्यालय था ही नहीं दोस्तों, सचिवालय भी नहीं था 2011 तक। अपनी परिचालन गतिविधियों के लिए अपर्याप्त वित्तीय और कार्मिक सहायता भी इससे ग्रस्त रहती है दोस्तों। बहुत अधिक इसके पास वित्तीय और जो कार्यकारी सहायताएं हैं वो उनकी कमी यहाँ पे देखने को मिल सकती है आप सभी को। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि भू राजनीतिक चुनौतियाँ, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव। आप देखेंगे कि चीन का बढ़ता प्रभुत्व जो है दोस्तों अभी भी भारत के लिए और जो लोकल यहाँ पे जो क्षेत्रीय संगठन वाले जो देश हैं दोस्तों उसके लिए अभी भी चुनौतियों का ये मुद्दा बने रहते हैं। ये देखिए रणनीतिक और सामरिक रूप से चिंताएं पैदा करते हैं। भारत और भूटान को छोड़कर सभी जो देश है बिम्स्टेक वो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है दोस्तों। इससे चीन को दक्षिण पूर्व एशिया में रणनीतिक लाभ भी मिल पा रहा है, और लाभ मिलेगा तो दोस्तों वो अपने जो हित हैं, जो साझा हित हैं, उसको अधिक वरीयता देंगे चीन और जो संबंधित देश है। उसी प्रकार दोस्तों जो बिम्स्टेक के जो आपसी जो संगठन है उन देशों के जो आर्थिक लाभ हैं और जो रणनीतिक और सामरिक जो लाभ हैं वो उससे समझौता किया जा सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो BRI है यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दोस्तों, जो चीन द्वारा प्रदत्त है, इससे भूटान और जो भारत है, भूटान और भारत को छोड़कर सभी देश इसमें शामिल हैं दोस्तों। इसके कारण एक चुनौती का सामना इसको करना पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे कम अंतर क्षेत्रीय व्यापार जो क्षमताओं के बावजूद बिम्स्टेक सदस्यों के बीच व्यापार अपेक्षाकृत कम है दोस्तों। विभिन्न प्रकार के हमने व्यापार के जो जितने भी दोस्तों कह सकते हैं कि जो सहयोग है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे बीच व्यापार अपेक्षाकृत कम है। कितना कम है
कुल व्यापार लगभग 6 से 7% है। यानी देखिए, जो गहन आर्थिक एकीकरण की कमी को दर्शाता है। यानी कि दोस्तों हम आर्थिक एकीकरण को और बढ़ावा देना चाहिए, ये कम है, ये चिंताओं की बात है। देखिए 2004 में शुरू किया गया बिम्स्टेक FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई वार्ताओं के बावजूद अभी तक लागू नहीं हो पाया है। इससे क्षेत्र के भीतर व्यापार, उदारीकरण, आर्थिक एकीकरण में भी बाधा उत्पन्न हो रही है दोस्तों। 2004 में शुरू किया गया था, आप देख सकते हैं, लेकिन इसको अभी तक मूर्त रूप नहीं दिया गया है, जो चिंता का विषय है। अवसंरचनात्मक और कनेक्टिविटी में अंतर, रुकी हुई कनेक्टिविटी परियोजना या इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के कारण सदस्य देशों के बीच भौतिक कनेक्टिविटी काफ़ी खराब स्थिति में है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो अवसंरचना है, जो दक्षिण एशिया है, वो अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। इसके बाद आप देखेंगे कि व्यापार, लोगों के बीच संपर्क, एकीकरण सीमित रहा है दोस्तों। इसके अवसंरचना के कम होने के कारण क्या होगा, एकीकरण कम होगा, लोगों के बीच जो पारस्परिक और सांस्कृतिक जो संपर्क हैं वो कम होंगे। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि भारत, थाईलैंड और जो म्यांमार है, जो त्रिपक्षीय राजमार्ग हैं, और बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौता है, वो अभी भी उसमें लागू होने में काफ़ी देरी का सामना करना पड़ा है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, राजनीतिक अस्थिरता, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका जैसे देश जो सदस्य देश है बिम्स्टेक के, उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, उसमें हो रहा है आंतरिक राजनीतिक संकट और संघर्ष। आप देखने को, आप जैसे बांग्लादेश में आप देखेंगे, और म्यांमार में दोस्तों मिलिट्री रूल लग गया। उसके बाद श्रीलंका में भी क्राइसिस चल रहा है। तो ये जो आंतरिक राजनीतिक संकट है और जो दोस्तों वो संघर्ष हैं, वो संसाधनों की कमी और उसके दुरुपयोग का कारण बनते हैं और क्षेत्रीय सहयोग में बाधा पहुंचती है। उसके बाद आप देखेंगे सदस्यों के बीच तनावपूर्ण संबंध, जैसे रोहिंग्या शरणार्थी संकट, बांग्लादेश म्यांमार संबंध, भारत नेपाल सीमा मुद्दा आदि भी सहयोग में बाधा डालने का कार्य करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों निष्कर्ष क्या कहते हैं कि देखिए दोस्तों, सार्क के विपरीत बिम्स्टेक एक कार्यात्मक और दूरदर्शी समूह प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के भू राजनीतिक आर्थिक हितों के साथ 2 सेकंड दोस्तों के साथ अच्छी तरह से संरेखित है। यह भारत के नेतृत्व में पुराने ढांचे की सीमाओं को दरकिनार करने, क्षेत्रीय एकीकरण बढ़ाने, उप क्षेत्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में भारत की रणनीतिक क्षमता का उदाहरण है। आप देखेंगे दोस्तों कि भले ही कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों हम इसको संभावनाएं के तौर पर ही देख रहे हैं। अगर हम अवसंरचनाएं अपनी ठीक कर लेते हैं, हम जो व्यापार हैं वो उस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। कुछ जो राजनीतिक अस्थिरता है उसको अगर हम सुधारने की बात करते हैं, और जो BRI है ना दोस्तों, जो चाइना का है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको हम अगर काउंटर अटैक कर पाते हैं तो हम सभी के पास एक बेहतर विकल्प होगा बिम्स्टेक के तौर पे, बिम्स्टेक के मंच के तौर पे। और हम इसको जो दोस्तों जो क्षेत्रीय जो सहयोग है, सहायता है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जो आर्थिक गतिविधियों के जो नए आयाम हैं उसको हम आगे उसको साध पाएंगे दोस्तों। तो देखिए हम एक और आर्टिकल आता है दोस्तों, पहला आर्टिकल हमारा खत्म होता है आज के सत्र का। उसके बाद भारतीय प्रवासियों की मैं बात करूंगा, इंडियन जो डायस्पोरा है उसकी मैं आगे बात करूंगा दोस्तों। तो चलिए सुर्खियों में क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये सुर्खियों में क्यों था, विदेशी मामलों से संबंधित जो संसदीय स्थायी समिति है दोस्तों, उन्हें विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी जो है उन पर एक रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट जारी की है तो आप सभी जानते होंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चर्चाओं में ये आ गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, इंडियन डायस्पोरा के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें दोस्तों परिभाषा के रूप में आप क्या दे सकते हैं। भारतीय जो प्रवासी हैं उनका तात्पर्य है दोस्तों कि जो भारतीय मूल के उन लोग हैं, वो लोग हैं जो या तो कई पीढ़ियों से पहले या हाल ही में अन्य देश द्वारा जारी दीर्घकालिक वीजा पर उन देशों में प्रवास कर रहे थे, तब से वहीं रह रहे हैं। यानी आप देखेंगे जो भारतीय मूल के उन लोग जो या तो कई पीढ़ियों से पहले भारत में रह रहे हैं या हाल ही में अन्य देश द्वारा जारी दीर्घकालिक वीजा पर उन देशों में प्रवास कर रहे हैं। अब जैसे देखेंगे UAE में, सऊदी अरब में, इंग्लैंड में, और जो US है दोस्तों, वहाँ पे वो दीर्घकालिक वीज़ा में रह रहे हैं। या तो वो अभी तत्काल रूप से गए हैं, या तो उनकी जो पीढ़ियाँ हैं, पहले के पूर्वज हैं, या तो वो गए थे, उनको भी आप देख सकते हैं। मैं आगे और उसको विस्तारित बताऊंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, भारतीय प्रवासियों के में शामिल है के बारे में बात कर रहे हैं हम, PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोस्तों, भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में। ऐसा व्यक्ति जो या जिसके पूर्वज में से कोई भारतीय नागरिक था, जो वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक नागरिकता या राष्ट्रीयता रखता है, यानी उसके पास विदेशी पासपोर्ट है। देखिए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन,
अब देखेंगे दोस्तों वो पर्सन तो इंडियन ओरिजिन का है, लेकिन वो अभी वर्तमान में यहाँ नहीं रहता, यही यहाँ पे बताया गया है। या देखिए जिनके पूर्वज या कोई भारतीय नागरिक था, यानी उनके पूर्वज कोई नागरिक हो, लेकिन जो वर्तमान में यहाँ नहीं रहता, अन्य देश में रहता है, लेकिन उसके पास देखिए विदेशी पासपोर्ट है, वो होंगे दोस्तों भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे, जिसके पूर्वज तो बाहर थे और अभी दोस्तों वो वहीं बस गए हैं। उसके बाद देखेंगे, लेकिन पूर्वज दोस्तों यहाँ बताया गया पूर्वज में से कोई भारतीय नागरिक था, यानी पहले जो पास्ट में भूतकाल में कभी वो भारत के नागरिक रहे हों और वो बाहर जाके बस गए हों। देखिए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी प्रवासी भारतीय नागरिक, इसमें कहा गया दोस्तों कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के तहत जो OCI है कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति, उसके रूप में आप उसको देख पाएंगे। उसमें देखिए दोस्तों नोट 2015 में PIO और OCI कार्ड धारकों को एक श्रेणी OCI के तहत विलय कर दिया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए NRI आप जानते होंगे, अनिवासी भारतीय, यानी एक भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत के बाहर रहता है, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है और ये भारतीय नागरिक भी होता है दोस्तों। इसको नागरिकता से बर्खास्त नहीं किया जाता, ये नागरिक बना रहता है, लेकिन इसके पास रहता है भारतीय पासपोर्ट और भारत से बाहर ये वर्तमान में रहता है कम से कम 180 दिन से अगर बाहर रहता है दोस्तों, तो इसको NRI हम कह सकते हैं। देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, जनवरी 2024 तक दोस्तों भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 35.42 मिलियन थी। इनमें देखिए 15.85 मिलियन NRI थे और 19.57 मिलियन जो है POI और OCI हैं, यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हम उसको बोल सकते हैं। आप जानते होंगे कि अभी जो US का दोस्तों जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, उसमें एक कमला हैरिस करके एक नाम आया था जो उपराष्ट्रपति के लिए दावेदार थी, वो भी दोस्तों उसको आप कह सकते हैं जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी उनके जो पूर्वज थे दोस्तों कभी वो गए होंगे कहीं बाहर, उनके पूर्वज जो भारतीय नागरिक थे लेकिन वो बाहर जाके बस गए और वहीं के वो हो गए, तो उसको आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के रूप में देख पाएंगे। अब देखिए दोस्तों भौगोलिक वितरण, यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी US में, उसके बाद UK में रहते हैं, कनाडा में, और खाड़ी देश जो गल्फ कंट्रीज हैं दोस्तों, गल्फ कंट्री में भी बहुत अधिक डायस्पोरा रहता है इंडियन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिण पूर्व एशिया और कैरेबियन द्वीप समूह में भी आप इंडियन डायस्पोरा देख पाएंगे। देखिए दोस्तों इंडियन डायस्पोरा जो बाहर में रहती है उसकी प्रमुख चिंताएं क्या हैं उसकी बात करते हैं। देखिए NRIs को मतदान के संदर्भ में सीमित अधिकार, आप जानते होंगे दोस्तों मतदाता सूची में पंजीकृत अनिवासी भारतीयों को वोट डालने के लिए स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। और देखिए लॉजिस्टिक संबंधी व्यवहारिक समस्याओं के तहत बहुत सारे जो NRI हैं दोस्तों, जो नॉन रेसिडेंस इंडियन हैं, वो हम मतदान नहीं डाल पाते। वोट डालने के लिए वो डाल तो सकते हैं क्योंकि वो भारतीय नागरिक है, लेकिन वो दोस्तों रहते हैं बाहर और कोई बैलेट या कोई डाक मतपत्र का भी प्रावधान है नहीं दोस्तों हमारे उसमें, हमारे जो कानून हैं उनमें, इसलिए दोस्तों इनको मतदान से वंचित होना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है इसमें कि लॉजिस्टिक संबंधी और व्यवहारिक समस्याओं के कारण कुछ ही मतदान के लिए आते हैं, तो आप इसको एक समस्याओं के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद देखें दोस्तों विदेशी जेलों में सजा काट रहे व्यक्तियों का स्थानांतरण, समिति ने पाया है कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते के बावजूद पिछले 3 वर्षों में केवल 8 भारतीय कैदियों को ही विदेशों से भारत लाया गया है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों भारतीय प्रवासी का महत्व और उनका योगदान की हम बात करते हैं कि इनका महत्व और योगदान क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे सॉफ्ट डिप्लोमेसी, मैंने आपको जो मृदु जो कूटनीति है उसके बारे में बताया था, जिसमें आप योग वगैरह को भी शामिल करते थे। इसमें कहा गया दोस्तों भारतीय जो प्रवासी हैं उनके लोकप्रिय बनाए गए भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, त्योहार, व्यंजन, भारतीय फिल्में, योग आदि के माध्यम से, यानी जो हमारा सॉफ्ट जो दोस्तों स्ट्रेटेजी रहती है यानी सॉफ्ट डिप्लोमेसी रहती है, उनमें दोस्तों जो भारतीय डायस्पोरा है यानी जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय जो प्रवासी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे इसमें मेजबान देशों के लिए महत्व, उदाहरण के लिए UK की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में अधिकांश डॉक्टर भारतीय मूल के हैं। देखिए वहाँ के बड़े पदों में भी जो UK जैसे देश है दोस्तों, वहाँ के बड़े स्थानों में भी हमारे जो भारतीय डायस्पोरा है वो वहाँ पे विद्यमान है। उसके बाद आप देखेंगे प्रौद्योगिकी, ज्ञान और कौशल हस्तांतरण, IT, शिक्षा और जैसे क्षेत्र में अत्यधिक कुशल भारतीय पेशेवर हैं
और इसके बाद देखेंगे व्यापार और निवेश, व्यापार और उद्यमियों को सहायता, एफडीआई में योगदान। तो देखिए दोस्तों एफडीआई में भी वो योगदान करते हैं। और दो रेमिटेंस दोस्तों विप्रेशन, इसकी मैं आगे बात करता हूँ। भारत दुनिया का शीर्ष विप्रेशन प्राप्त करने वाला देश है। देश में 2023-24 में विप्रेशन का प्रवाह 118.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था दोस्तों। देखिए ये हमारे इकोनॉमी में भी, यानी जो रेमिटेंस आता है दोस्तों, जो निजी आप उसको विप्रेशन बोलते हैं, जो बाहर कमा रहे जो व्यक्ति हैं दोस्तों, अपने परिवार वालों को जो यहाँ पे कैश फ्लो जो भेजते हैं, विप्रेषित करते हैं, इसको हम निजी रेमिटेंस में मान सकते हैं। इसके बाद देखें दोस्तों प्रवासियों का पुनः एकीकरण। समिति ने पाया है कि आर्थिक जो दोस्तों मैंने ऊपर बताया, जो स्थायी संसदीय समिति है इसकी यहाँ बात की गई है। समिति ने पाया कि आर्थिक व्यवधानों, कठोर आवर्जन नीतियां, नौकरी के अवसरों की कमी कारण 2019 से 2024 तक 5.95 लाख प्रवासी भारत वापस लौट आए। विभिन्न प्रकार के दोस्तों जो हमारे पास आर्थिक व्यवधान रहते हैं, जो रोजगार के जो अवसर सीमित है उसके कारण वो वापस लौट आते हैं, उसकी यहाँ पे बात की गई है। देखिए उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि विदेश में भारतीय छात्रों की सुरक्षा। उल्लेखनीय है कि 2018 से 2024 तक प्राकृतिक कारणों से, दुर्घटनाओं से, चिकित्सा स्थिति आदि कारण विदेशों में भारतीय छात्रों की मृत्यु 4 से 3 घटनाएं आई हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट या एक चुनौती का मुद्दा हो जाता है भारतीय डायस्पोरा के लिए कि 4 से 3 ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों जो भारतीय छात्रों की मृत्यु हो गई है। उसके बाद देखिए भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं, उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। देखिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना, इसे कहा गया दोस्तों कि 2017 में शुरू किया गया था। यह योजना प्रवासी भारतीयों को आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में 10 लाख रुपए का बीमा कवर, अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है। इस योजना में 2 साल के लिए बीमा प्रीमियम 275 रुपये और 3 साल के लिए 375 रुपये है दोस्तों। देखिए 10 लाख रुपए का बीमा कवर करती है दोस्तों जो प्रवासी भारतीय बीमा योजना है वो, और 2 साल के लिए 275 रुपये बीमा प्रीमियम और 3 साल के 375 रुपये यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद आप देखेंगे भारत को जानो कार्यक्रम यानी कि नो इंडिया प्रोग्राम भी हमारे द्वारा चलाया जाता है दोस्तों। यहाँ कहा गया है कि 21 से जो 35 वर्ष की आयु तक है उनके भारतीय प्रवासियों के लिए 2003 में शुरू की गई एक पहल है। यह जो दोस्तों PIO है, यानी जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, युवाओं को समकालीन भारतीय से परिचित कराना, भारत से परिचित कराना, जो वर्तमान में भारत की कल्चर किया है, इनका इतिहास क्या है, वो सारी चीज़ें भी जानना है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, मैं ये सब छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं और ये आपको इसमें भी पढ़ सकते हैं। जो समझाने की चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए प्रवासी भारतीय दिवस, यानी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन को सम्मानित करने के लिए 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की जाती है। इस दिवस का उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को भी चिन्हित करना है। यानी दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी जो को मनाया जाता है, और किससे मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 को ही दोस्तों जो हमारे जो महात्मा गांधी थे, यानी जो कि करमचंद मोहनदास जो गांधी थे, वो दोस्तों महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी को सम्मानित करने के लिए, उसी को याद रखने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे की राहों की हम बात करते हैं। आगे की राह हमारी क्या हो सकती हैं उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए समिति की कुछ सिफारिशें भी हैं दोस्तों। जो संसदीय समिति है, स्थायी संसदीय समिति, उनकी क्या क्या सिफारिशें हैं मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए NRI को वोटिंग का अधिकार के बारे में विचार किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। देखिए कह रहा है दोस्तों कि वोटिंग का अधिकार NRI के लिए मताधिकार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र जो है उस पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि वो NRI हैं दोस्तों, NRI को भी वोटिंग अधिकार मिल सके। जो हमारे वैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार जो आर्टिकल 324 में हमको दिया गया है, उसके बारे में हम बात की गई कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो प्रेषित डाक मतपत्र हैं उसके माध्यम से दोस्तों मतदान पे इसके विचार किए जाने चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे विदेशी जेलों में सजा काट रहे व्यक्तियों का स्थानांतरण, यानी कैदियों को सुगम वापसी भी की सुविधा दी जानी चाहिए। और उसमें कहा गया दोस्तों अन्य देशों के साथ कूटनीतिक प्रयास और वार्ताओं को भी इसके लिए बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो विदेशी देशों में जो हमारे भारतीय हैं जो सजा काट रहे हैं उनको वापस भारत लाया जा सके।
उसके बाद देखेंगे दोस्तों पेशेवरों को नौकरी रैकेट से बचाना, विदेशी नियोक्ताओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विदेशी मंत्रालय द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होनी चाहिए। उसके साथ देखिए ग्लासडोर या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट लिंक्डइन, ये मैं खुद नया प्लेटफॉर्म सुन रहा हूँ दोस्तों इसको, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद देखेंगे कि जैसे प्लेटफॉर्म में स्पष्ट संपर्क कर्मचारी फीडबैक के साथ पेशेवर वेबसाइट बनाए रखनी चाहिए। ऐसा कह रहे हैं दोस्तों कि आपसी सहयोग हो सकते मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा ये प्रमाणित है। उसके बाद आप देखेंगे वापस जो लौटे प्रवासियों का एकीकरण। देखिए भारत में केरल बस ऐसा एकमात्र राज्य है दोस्तों, केरल, उसमें कह रहा है कि वहीं बस आर्थिक एकीकरण और कल्याण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। जो भारत वापस आते हैं दोस्तों विदेशों से, उसके लिए सिर्फ केरल ही ऐसा है राज्य है जो आर्थिक एकीकरण को अधिक सुदृढ़ बनाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि विदेशी छात्रों की सुरक्षा, विशेष रूप से संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए नीतिगत ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप देखेंगे विदेशों में अध्ययन करने वाले छात्रों का रियल टाइम डेटाबेस भी बनाना चाहिए, और डेटा होगा दोस्तों तो हम जो उसकी सुरक्षा है उसको और अच्छे तरह से सुनिश्चित कर पाएंगे। देखिए उत्प्रवास विधेयक 2024 को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। समिति ने उत्प्रवास अधिनियम 1983 के पुराने प्रावधानों को बदलने के लिए एक व्यापक विधायी सुधार तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। आप जानते होंगे उत्प्रवास अधिनियम जो 1983 है दोस्तों, उसमें जो संभव जो संशोधन हो सकते हैं उनको भी सुझाया गया है, ताकि उत्प्रवास विधेयक में छात्र प्रवासन का समाधान करने की भी सिफारिश की गई है दोस्तों समिति के द्वारा। उसके बाद हम और देखते हैं दोस्तों जो हमारी जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उनके बारे में हम अगली जो नज़र है वो डालते हैं। सुर्खियों में हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सार्क वीज़ा छूट योजना के बारे में। आप जानते होंगे कि वैसे भारत सरकार ने एक घोषणा की थी कि पाकिस्तान के जो नागरिक है वो सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये अभी जो आप देख पाएंगे दोस्तों पहलगाम जो घटना हुई उसके बाद से ये मुख्यतः लिया गया है दोस्तों ये जो फैसला है। सार्क वीज़ा छूट योजना क्या थी? यह योजना दोस्तों 1992 में शुरू की गई थी। 1988 में इस्लामाबाद में आयोजित चौथे जो सार्क शिखर सम्मेलन है इस वीज़ा की इसमें शुरुआत की गई थी, और उसके निर्णय लिया गया था दोस्तों कि सार्क वीज़ा के तहत अब पाकिस्तान के नागरिक कुछ विशेष जो छूट है उसके लिए भारत की यात्रा कर पाएंगे। जैसे उद्देश्य में कहा गया दोस्तों कि सार्क के सदस्य देशों के बीच जनसंपर्क को बढ़ावा देना और इसके क्षेत्रीय जो सहयोग हैं उसको इसके उद्देश्यों के बीच रखा गया था। लाभार्थी वर्ग इस योजना के अंतर्गत 24 श्रेणियों के व्यक्ति बिना वीज़ा की यात्रा करने के लिए पात्र थे। इनमें गणमान्य व्यक्ति, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश और सांसद आदि भी इसमें शामिल थे दोस्तों। तो सार्क वीज़ा छूट योजना चर्चाओं में थी, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। देखिए उसके बाद कहा गया दोस्तों कि ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की 2025 की बैठक में एक घोषणा पत्र को अपनाया गया। ब्रिक्स के जो आप देख पाएंगे कि ब्रिक्स जो सदस्य हैं दोस्तों वहाँ रोजगार मंत्री जो थे 2025 की बैठक में कुछ ऐसे जो घोषणा पत्र थे दोस्तों उनको अपनाया जाता है, उसके बारे में जो चर्चाएं की गई हैं। देखिए बैठक में अपनाए गए घोषणा पत्र को दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सबसे पहला तो AI है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद द फ्यूचर ऑफ वर्क तथा द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड द जस्ट ट्रांजिशन, उसके बारे में भी चर्चा की गई। मैं आगे और बात करने की कोशिश करता हूँ इसके बारे में। देखिए बैठक का आयोजन ब्राज़ील के दक्षिण में ब्रासिलिया में होता है, सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देखिए बैठक की थीम थी अधिक समावेशी और सतत गवर्नेंस के लिए ग्लोबल साउथ के सहयोग को मजबूत करना, यानी कि अधिक जो समावेशन है, सतत गवर्नेंस है सॉरी कि ग्लोबल साउथ के सहयोग को मजबूत करना, इसके जो दोस्तों जो थीम थी वो उसको जान सकते हैं। इसके बाद देखिए घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र हम दौड़ाते हैं दोस्तों, तो वो क्या हो सकते हैं देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन किया। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों ने निम्नलिखित प्रतिबद्धता जताई। प्रतिबद्धता क्या है? सबसे पहले देख पाएंगे कि नवाचार और श्रमिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए जो समावेशी AI नीतियों को बढ़ावा देना, यानी दोस्तों उनमें इनोवेशंस होंगे, और जो लेबर्स हैं दोस्तों लेबर के प्रोटेक्शन को संतुलित करना होगा, नवाचार और जो है
और श्रमिक जो संरक्षण है उनको संतुलित करके समावेशी जो दोस्तों जो सस्टेनेबल जो एआई है उन पॉलिसी को फ्रेम करना, उनका फ्रेमवर्क उनको तैयार करना, ये इसकी प्रतिबद्धता है जो विभिन्न देश जो है दोस्तों इस घोषणा पत्र के द्वारा अपनाया गया है। उसके बाद आप देख पाएंगे न्याय संगत और जलवायु संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संवाद को प्रोत्साहित करना, यानी जो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो भी क्लाइमेट जो चेंज का मुद्दा है, जो क्लाइमेट ट्रांजिशन है, वो बहुत बड़ी अपने अवस्था को धारण कर सका है। उसके लिए दोस्तों हम सामाजिक संवाद है, जो सामुदायिक संवाद है, उसके लिए एक मंच प्रदान करने की कोशिश की गई दोस्तों। उसके लिए प्रतिबद्धता भी जताई गई है, उसको देख सकते हैं। उसमें कहा गया दोस्तों विशेष रूप से लेबर गवर्नेंस, डिजिटल समावेशन और हरित नौकरी के सृजन में दक्षिण सहयोग को भी इसमें मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे कि श्रमिकों के लिए घोषणा पत्र का महत्व क्या है भाई, क्योंकि ऐसा घोषणा पत्र लाना है। सबसे पहले दोस्तों गरिमापूर्ण कार्य के लिए एआई का उपयोग, यह सभी श्रमिकों की एआई तक समान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सहायक साबित हो सकता है। और देखिए उसके बाद देखेंगे अभिव्यक्ति को सार्थक सामाजिक संवाद के माध्यम से सुनना आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारे जो श्रमिक वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग समाज में बहुत ही उपेक्षित वर्ग है दोस्तों, उनको एआई तक समान पहुंच जब हम सुनिश्चित कर पाएंगे तो अभिव्यक्ति के सार्थक जो सामाजिक संवाद है दोस्तों वो समाज से जुड़ पाएंगे, अपनी जो सामाजिक आवाज़ है वो उसको उठा पाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के जो हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ILO के अनुसार यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ब्रिक्स देश दक्षिण सहयोग के माध्यम से, यानी जो साउथ एंड साउथ जो कॉपरेशन है उसको भी उसके माध्यम से कार्यस्थलों पर एआई के अधिकार आधारित उपयोग के संबंध में आवश्यक परिवर्तन के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी देखिए एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है के अधिकार आधारित उपयोग की दोस्तों जो हम सभी बात करते हैं राइट बेस्ड अप्रोच, उसको एआई के माध्यम से ही हम उसको सहयोग बढ़ा सकते हैं दोस्तों। उसके माध्यम से ही समावेशी जो विकास है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जस्ट ट्रांजिशन, हरित नौकरियों व समावेशी नीतियाँ। देखिए हरित नौकरियां यानी जो ग्रीन जो दोस्तों रोजगार की बात की गई है, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र के पतन से 1.2 बिलियन आजीविका खतरे में है दोस्तों। जो हमारे रोजगार है, रोजगार की ऐसे भी कमी है दोस्तों, खासकर दक्षिणी देश हैं, यानी दक्षिण उपमहाद्वीप जो एशिया है उसमें आप देख पाएंगे। तो जो आप देखेंगे उसके बाद दक्षिण ईस्ट एशिया है, वहाँ पे दोस्तों रोजगार का अवसर बहुत सीमित है। और वहाँ पे जो दोस्तों आप पारिस्थितिक रूप से बहुत ही वो रिच कंट्रीज़ हैं या रिच एरियाज़ हैं, वो उसमें हम पारिस्थितिक रूप से जो तंत्र है दोस्तों उसका पतन से 1.2 बिलियन आजीविका जो है, जॉब जो है दोस्तों अपने खतरे का सामना कर रहे हैं। लगभग 2.4 बिलियन श्रमिक हानिकारक अत्यधिक गर्मी में काम करने हेतु मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। तो ये हम इसको ट्रांजिट करने की आवश्यकता है, इसको एक नई दिशा देने की आवश्यकता है, इसको आप इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, हम सभी पाते हैं दोस्तों कि जो श्रमिक हैं वो बहुत हद तक अनौपचारिक और संगठित क्षेत्र में रहते हैं। जब वो अनौपचारिक व अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब रहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा एक चुनौती होती है दोस्तों जो सोशल जो सिक्योरिटी है, जो सामाजिक सुरक्षाएं हैं उसके सामने वो बहुत ही सीमित है। और जब सीमित है तो दोस्तों वो जो अंतर है वो तेज़ी से बढ़ता है बाकी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं उनके बीच और ऑर्गेनाइज जो सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके बीच। इसमें कहा गया है इससे प्लेटफॉर्म वर्कर जैसे असुरक्षित वर्ग भी और अधिक प्रभावित हो रहा है। आज भी 83% लोगों के लिए बुनियादी सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने आपको बताया जो 83% लोग बोल रहे हैं दोस्तों, और जो ये हैं जो असंगठित हैं, असंगठित श्रमिक है दोस्तों, जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर हैं हमारे, उनकी बात की गई है यहाँ पे। इसके बाद सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना, यानी जो दोस्तों सोशल जस्टिस है उसको हम प्रोत्साहित कर पाएंगे। ILO ने ब्रिक्स देशों को वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन के माध्यम से समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत उन्हें मानव प्रदर्शन और शोध संबंधी तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। देखिए दोस्तों जो ILO है उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स देशों की जो वैश्विक न्याय जो सामाजिक न्याय गठबंधन है दोस्तों उसको समर्थन देने की भी प्रतिबद्धताएं यहाँ पे दिखाई गई हैं, ताकि जो श्रमिक के अधिकार हैं उनको हम परिफुलित कर पाएँ और उसके अधिकार हैं दोस्तों उसको वास्तविक स्तर पर उनको सामाजिक न्याय दे हम पाएँ। उसके बाद देखिए दोस्तों आसियान भारत जो वस्तु व्यापार समझौता यानी आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट एटीजा
आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। उसमें देखते हैं दोस्तों, जो भारत ने आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते पर संयुक्त समिति की 8वीं जो बैठक है उसकी मेजबानी की। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान हम इसको जानते हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है, ये जो आसियान है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में 10 देशों के एक समूह के रूप में की गई थी। आप इसको ध्यान रखेंगे कि बैंकॉक थाईलैंड में, और जबकि बिम्स्टेक कहाँ है दोस्तों, याद करिए बिम्स्टेक का है ढाका में। ढाका में इसका वो है दोस्तों जो सचिवालय है। और अब इसको कंफ्यूज मत होइएगा, आसियान में 1967 बैंकॉक में थाईलैंड का, बैंकॉक जो थाईलैंड है वहाँ पे यहाँ इसकी एक रूपरेखा गठित की गई थी। एटीजा के बारे में हम जानते हैं, एटीजा पर 2009 पर हस्ताक्षर किए गए थे, यह 2010 में लागू होता है। अधिदेश क्या है दोस्तों इसकी, इस समझौते के तहत प्रत्येक पक्ष को गेट यानी जो 1994 हैं उनके अनुसार दूसरे पक्षों के वस्तुओं को नेशनल ट्रीटमेंट प्रदान कर रहा होता है। यानी जो आसियान के दोस्तों जो भारत वस्तु व्यापार जो समझौता है, वो जो प्रत्येक पक्ष दोस्तों गेट के अधीन 1994 में बना था, और उसके अनुसार दूसरे पक्षों की वस्तुओं को भी, यानी वस्तुएं जो हैं दोस्तों, नेशनल ट्रीटमेंट उसको प्रदान करना होता है जो संबंधित देश हैं। उसमें देखेंगे व्यापार, भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अब देखिए ये 121 कितना बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, बिम्स्टेक में ये कम था, ये बिलियन डॉलर तक ये पहुंच गया है। उसके बाद देखेंगे भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान की हिस्सेदारी 11% है दोस्तों, तो ये भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट ये व्यापारिक तौर पर हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों प्रत्यर्पण का जो मुद्दा आया था बीच में सामने, उसी के बारे में हम बात करते हैं कि क्या है प्रत्यर्पण का मुद्दा। चलिए तो दोस्तों देखिए 26/11 मुंबई आतंकी जो हमला हुआ था, एक आरोपी को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जाता है। प्रत्यर्पित क्या है दोस्तों, देखिए यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार प्रत्यर्पण का अर्थ है किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपना। यानी कोई अपराध किया है, जैसे दोस्तों कोई यूके में, यूएई में, वो अपराधी जो हैं उसको जो वहाँ भाग गया दोस्तों, वो देश हमको उस अपराधी को प्रत्यर्पित करेगा, यानी हमारे सामने उसको उपस्थित करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ कहा गया है कि ताकि वहाँ उस कानूनी कार्रवाई की जा सके। हालांकि इसकी एक शर्त है कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध प्रत्यर्पण योग्य अपराध की श्रेणी में आता हो, यानी दोनों देशों में ही उस जो अपराध है दोस्तों उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता हो। देखिए प्रत्यर्पण योग्य अपराध वह होता है जो या तो किसी देश के साथ भी प्रत्यर्पण संधि में उल्लेखित होता है, या अगर कोई संधि नहीं हुई तो ऐसा अपराध जिसके लिए भारत या संबंधित देश कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान हो। ऐसा कहा गया दोस्तों कि प्रत्यर्पण संधि होती है, और जो संधि में उल्लेखित जो अपराध होते हैं वो अपराध उसमें श्रेणीबद्ध होने चाहिए दोस्तों, तभी उसको प्रत्यर्पित किया जाएगा। ये देखिए प्रत्यर्पण से जुड़े फ्रेमवर्क, भारत में क्या फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों प्रत्यर्पण अधिनियम 1993 में पर्याप्त संशोधन हुआ था। यह कानून भारत में विदेशों में अपराधियों को सौंपने और अन्य विदेशों से भारत को लाने के नियमों को भी निर्धारित करता है। देखिए विदेश मंत्रालय सबसे पहले दोस्तों इसके नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। भारत ने बांग्लादेश और अमेरिका से 48 देशों के साथ ऐसे प्रत्यर्पण संधि जो है वो साइन की हुई है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों प्रत्यर्पण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने की अंतिम शक्ति भारत सरकार के पास होती है। इसके निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रत्यर्पण से जुड़े मामलों निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कुछ प्रावधान हैं, इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल संधि 1990 प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल कानून 2004, सीमा पारीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2000 आदि, इसको भी आप इसको देख पाएंगे दोस्तों। ये मुख्यतः कुछ कानून और विनियमन है, इसको जो है दोस्तों प्रत्यर्पण को आधार बना के उसको गठित किया गया है। इसके बाद देखेंगे प्रत्यर्पण कानून में चुनौतियाँ, दोहरे अपराध यानी डबल क्रिमिनलिटी का सिद्धांत का दुरुपयोग। देखिए अपराधी अक्सर ऐसे देश में भाग जाते हैं जहाँ उनके कृत्य को अपराध नहीं माना जाता, इस वजह से प्रत्यर्पण से बच जाते हैं, है ना। उसके बाद समय लेने वाली प्रक्रियाएं, व्यापक दस्तावेजीकरण और प्रशासनिक बाधाओं के कारण प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है दोस्तों काफ़ी समय उसमें लग जाता है, यानी कि जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है दोस्तों ये। उसके बाद आप देख सकते हैं कम देशों के साथ संधियाँ हैं, जैसे कुछ गिने चुने, मैंने आपको बताया बांग्लादेश और
और जो दोस्तों यूएस 48 देशों के साथ ऐसे किए हुए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं कि कम देशों के साथ किए हैं या तो और समय कम लगता है दोस्त, सॉरी समय अधिक लगता है। जो प्रशासनिक जो बाधाएं हैं उसको हम ध्यान में रखें तो बहुत अधिक समय ये ले लेता है। दोहरे अपराध का भी इसमें रहता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे भारत और थाईलैंड के रणनीतिक जो साझेदारी हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, भारत थाईलैंड ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों, इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है साझा सहयोग को शामिल करना और व्यापार, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी आदि तक भी विस्तृत करना रणनीतिक अपने साझेदारियों को। उसके बाद देखेंगे कि इसके महत्व क्या है दोस्तों। भारत और थाईलैंड जो हैं उसके साझेदारी के महत्व क्या हो सकते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पारस्परिक रूप से लाभकारी लक्ष्य यानी दोनों देशों की एक स्वतंत्र, खुला और पारदर्शी, नियम आधारित, समावेशी और लचीले हिंद प्रशांत क्षेत्र को महत्व देना। अब जानते हैं कि थाईलैंड की जो लोकेशन है दोस्तों वो भी अब बंगाल में है, और आप देखेंगे वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भी एक बड़ा मुद्दा अपना रखता है दोस्तों, और भारत भी उसमें इंटरेस्टेड रहता है। तो जो लचीले, समावेशी और स्वतंत्र, खुला, पारदर्शी जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसको हम सुनिश्चित कर पाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, आसियान केंद्रीयता। यहाँ आसियान केंद्रीयता का अर्थ है इस क्षेत्र की भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था में आसियान की प्रमुख भूमिका बनी रहे, यानी उसकी प्रमुखता को भी बनाने की यहाँ पे प्रयास किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे रणनीतिक अवस्थिति। थाईलैंड भारत का समुद्री पड़ोसी है और क्षेत्रीय शांति और उसकी महत्वपूर्ण रुचि है। मैंने आपको बताया कि जो अवस्थिति है दोस्तों थाईलैंड की, वो भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद देखिए पूरक नीतियाँ, यानी भारत की एक्ट ईस्ट नीति और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति एक दूसरे की पूरक हैं। अपने क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय समूहों की में भूमिका। थाईलैंड भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, खास कर आसियान और बिम्स्टेक जैसे मंचों पर। तो ये इस प्रकार से भी थाईलैंड भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो विभिन्न जो क्षेत्रीय और जो उप क्षेत्रीय मंच हैं वहाँ पे आसियान, बिम्स्टेक आप देखेंगे तो थाईलैंड जो है दोस्तों एक महत्वपूर्ण एक कड़ी के रूप में साबित होता है। उसके बाद देखिए भारत थाईलैंड संबंधों का अवलोकन करें दोस्तों, तो जो राजनयिक संबंध है थाईलैंड और भारत के बीच राजनयिक संबंध देखिए 1947 में ही स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद आर्थिक वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $15 बिलियन तक पहुंचा। उसके बाद देखिए रक्षा यानी अभ्यास मंत्री, इंडो थाई कॉर्पोरेट आदि, इसको भी आप देख पाएंगे। रक्षा आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक में आप देख पाएंगे 2024-23 में दोस्तों $15 बिलियन का एक दूसरे के बीच व्यापार किया गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके लिए देखिए दोस्तों, इसके बाद कुछ अन्य जो समझौते हैं भारत और थाईलैंड के, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास हेतु समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं दोस्तों। आप देखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में मैंने आपको एक दो दोस्तों जो द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन आता है दोस्तों मेरा, वहाँ भी मैंने इसके बारे में बात की थी, तो आप इसको देख सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद देखें दोस्तों, भारत ने महाद्वीपीय, सॉरी ये शायद एक दो पॉइंट बच गए थे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाना। थाईलैंड जो भारत थाईलैंड जो काउंसलर डायलॉग है उसकी स्थापना भी की गई है। व्यापार सुविधा दोस्तों, स्थानीय मुद्रा आधारित निपटान तंत्र की स्थापना की संभावना पर भी विचार किया गया। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक आता है भारत ने महाद्वीपीय मग्न तट पर अपने दावे को बढ़ावा। इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे कि इंडियाज एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्लेम। ये दोस्तों ये क्लेम को दर्शाता है जैसे भारत ने जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं उस पर अपने दावे को बढ़ावा दिया है यानी बढ़ाया है। उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि भारत ने अपने विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट के तहत मध्य अरब सागर जल क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर तक अपने दावे को बढ़ा दिया है। साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा को लेकर लंबे समय आ रहे विवाद से बचने के लिए अपने पहले के दावे में भी संशोधन किया है दोस्तों। जैसे विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट में मध्य जो अरब सागर है दोस्तों, वहाँ जल क्षेत्र में भारत जो है 10,000, यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 वर्ग किलोमीटर अपने दावे को बढ़ाया है दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चर्चा में हो गया था, इसी कारण ये आर्टिकल बना है। तो आगे दोस्तों सीमा विवाद के बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, सीमा विवाद की हम बात करते हैं जो समुद्री हैं।
देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी जो दोस्तों EEZ है उसके बारे में, यानी जो समुद्र तटीय देशों के पास अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है या उनकी तटरेखा से समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। इस जल क्षेत्र में इन देशों को खनन और मछली पकड़ने के अनन्य अधिकार इनको दिए जाते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद कहते हैं कि इसके अतिरिक्त ऐसे देश महासागर में और अधिक जल क्षेत्र पर दावा कर सकते हैं और बशर्ते वे महाद्वीपीय मंगल तट की सीमाओं पर आयोग के समक्ष वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध कर सके कि उनका दावा किया गया जो जल क्षेत्र उनकी स्थलीय सीमा से निर्बाध रूप से समुद्री नीतल तक फैला हुआ है। यानी जो दोस्तों जो द्वीपीय मंगल तट की सीमाओं पर आयोग है उसके सामने ये आपको सिद्ध करना होगा कि जो जल क्षेत्र है वो स्थलीय सीमाओं से निर्बाध रूप से लगा हुआ है या नीतल तक फैला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, यह आयोग संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जिसमें मैंने बात की, जो महाद्वीपीय मंगल तट की सीमाओं पर जो आयोग है दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आप देख पाएंगे कि यह पूरा महासागरीय जल जो क्षेत्र है दोस्तों संबंधित देश के विस्तारित महाद्वीपीय मंगल तट का हिस्सा माना जाता है। देखिए भारत 2009 में अरब सागर के विस्तृत जल क्षेत्र पर CLCS यानी कि जो यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ दोस्तों वहाँ कहा गया है कि जो महाद्वीपीय मंगल तट सेवाओं पर आयोग समक्ष अपना पहला दावा प्रस्तुत किया था 2009 में भारत ने। पाकिस्तान ने 2021 में भारत के दावे पर आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान का कहना था कि भारत द्वारा दावा किया गया क्षेत्र विवादित है। पाकिस्तान के विशेष रूप से सर क्रीक को विवाद का कारण बना। देखिए दोस्तों, सर क्रीक आप जानते होंगे जो गुजरात के क्षेत्र में फैला है, मैं आगे भी उसके बारे में बात करूंगा। उसके जो आपत्ति है दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा जताई जाती है, और वो आपत्ति कौन सी होती है देखिए आगे। सर क्रीक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यह दोस्तों 96 किलोमीटर लंबा विवादित ज्वारनदमुख है, मतलब टाइडल एस्चुरी है दोस्तों। इसके बारे में आप जानेंगे कि अरब सागर तक विस्तृत है और मोटे तौर पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से को भारत के गुजरात के कच्छ क्षेत्र से अलग करता है दोस्तों। जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है और भारत के कच्छ जो क्षेत्र हैं उससे वो अलग करता है। देखिए उसके बाद कहा गया है कि वर्ष 1947 में भारत चाहता था कि इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल क्षेत्र कानून के सिद्धांत यानी थालविक सिद्धांत के अनुसार सुलझाया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार यदि राष्ट्र की सीमा जल मार्ग में स्थित है तो फिर सीमा केवल नौगण्य क्षेत्र के मध्य निर्धारित की जानी चाहिए। इसको आप देख पाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि सर क्रीक नौगम्य नहीं है, इसलिए यह थालीय सिद्धांत लागू नहीं होता। पाकिस्तान के द्वारा इस पर आपत्ति जताई जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, एक आयोग की मैंने बात की थी, जैसे महाद्वीपीय जो मग्न तट है जो उनकी सीमाओं पर एक आयोग आता है दोस्तों, उसके बारे में ये माफ़ करिए, हाँ हो गया। मैं यहाँ पे दोस्तों ये बताना चाहता था कि महाद्वीपीय जो मग्न तट है उसकी जो सीमाओं पर एक आयोग है दोस्तों, यहाँ हम उस आयोग के बारे में जो फंडामेंटल चीज़ है वो जानने का प्रयास करते हैं। उसमें कहा गया दोस्तों इसका उद्देश्य दोस्तों समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का लागू करने में सहायता करना, या विशेष रूप से बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील से आगे महाद्वीपीय मग्न तट की बाह्य सीमा निर्धारण में मदद करता है। इसके बाद देखेंगे बैठक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में बैठक आयोजित की जाती है। सदस्य देश दोस्तों इसके 21 सदस्य देश हैं। आयोग की सिफारिशों का स्वरूप जैसे अंतिम और तटीय देशों पर बाध्यकारी रूप से ये लागू होता है। इसके सचिवालय में आप संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा प्रदान किया जाता है। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे हम अपने टॉपिक की ओर जाते हैं। टॉपिक है हमारा अगला, बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी क्या है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए कि भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश के साथ किए गए जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रद्द कर दिया गया है। ये आप जानते होंगे जो अभी राजनीतिक तनाव चल रहा था उसको ध्यान में रख के किया गया है दोस्तों। मैंने ये आपको जो दोस्तों एडिटोरियल है, जो द हिंदू एडिटोरियल मेरा डेली आता है, उसमें मैंने आपको बांग्लादेश और जो इंडिया के रिलेशंस हैं दोस्तों उसके बारे में मैंने बताया है। वहाँ भी इसकी चर्चाओं मैंने जो राजनीतिक और धार्मिक तनाव हैं उसके बारे में मैंने आपको आप सभी के बीच ये चर्चाओं के रूप में लाया था। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आप उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों,
आगे हम बात करते हैं 2020 के सब समझौते के तहत बांग्लादेश को यह सुविधा दी गई थी कि वह अपने देश की वस्तुओं को भारतीय भूमि पर स्थित सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से यूरोप, पश्चिम एशिया आदि क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों को निर्यात कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे भारत ने इस समझौते को रद्द करने का प्राथमिक कारण लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाओं को बताया है, लेकिन इससे विशेष रूप से इस बात को उल्लेख किया गया है कि भारतीय बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर अधिक भीड़-भाड़ हो रही है, जिससे भारत के अपने निर्यात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है दोस्तों। यानी लॉजिस्टिक्स से संबंधित अवसंरचना जो है दोस्तों, उनको चुनौतियों का कारण भारत ने माना है और कहा है कि इन सब चीज़ों के कारण भारत के अपने निर्यात में भी कुछ दोस्तों जो आधारभूत जो समस्याएं हैं वो भारत को फेस करनी पड़ रही हैं। देखिए, हालांकि सरकार ने फैसला तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों और बांग्लादेशी सरकार के मुख्य सलाहकार द्वारा हाल ही में दी गई टिप्पणियों के बाद लिया गया। गौरतलब है कि बांग्लादेशी सरकार के सलाहकार ने यह कहते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नेट सुरक्षा प्रदाता की भूमिका को नकार दिया था कि बांग्लादेश ही हिंद महासागर क्षेत्र के सभी के लिए एकमात्र सुरक्षा प्रदाता है। तो दोस्तों, ये वहाँ के जो आप जानते हैं मुख्य सलाहकार हैं, उनके द्वारा एक विवादित टिप्पणी की गई थी। उसके बाद भारत ने ये अपना फैसला सुनाया है। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच ये महत्वपूर्ण उनके संबंधों में एक बोल सकते हैं कि एक मोड़ है, उसको आप ध्यान में रख के चलेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की क्या भूमिकाएं हैं। सबसे पहले दोस्तों, भू रणनीतिक भूमिका। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की केंद्रीय स्थिति लगभग 7,500 किलोमीटर की तटरेखा, मलक्का जलमंडल, मुरुमध्य बाल, जो बाब अल मंडेब है जैसे प्रमुख चोक पॉइंट्स हैं, भारत की निकटता, ऐसे आदि इसे IOR एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। जो हिंद महासागर जो रीजन है, इंडियन ओशन रीजन है, वहाँ दोस्तों एक प्रमुख नेट जो सुरक्षा प्रदाता है उसके रूप में भारत को इस्टेब्लिश करता है। मैंने महासागर के बारे में दोस्तों आप सभी को बताया कि सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति 2025 में जारी किया गया है सागर नीति का ही विस्तार है। देखिए, समुद्री सुरक्षा। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एंटी पायरेसी तस्करी रोधी अभियान संचालित करता है। इससे समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। इसके बाद आप देख पाएंगे दोस्तों, विकास और मानवीय सहायता। भारत ने हिंद महासागर में 2004 में आई सुनामी, 2014 में मालदीव जल संकट, 2022 में श्रीलंका आर्थिक संकट जैसे तुरंत मदद पहुंचाई थी। इस त्वरित प्रतिक्रिया में भारत इस क्षेत्र में संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देशों में से एक होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो भारत जो है दोस्तों, श्रीलंकाई जो आर्थिक क्राइसिस आया था उस पर, जो मालदीव में जल संकट आया था और विभिन्न प्रकार के 2024 में जो आई सुनामी आई थी, तो भारत दोस्तों हमेशा विकास और मानवीय जो सहायता है उसका पक्षधर रहा है। और आप देखेंगे भारत हमेशा से दोस्तों मदद करने के लिए तत्पर रहता है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, हड और मैकडोनाल्ड द्वीप। देखिए, इसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हड और मैकडोनाल्ड द्वीप सहित कई अमेरिकी व्यापार भागीदारों के लिए पारस्परिक 10% टैरिफ की घोषणा की। राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल को मुक्ति दिवस की संज्ञा दी और इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक घोषित किया। उसके बाद देखेंगे हड और मैकडोनाल्ड द्वीप के बारे में। ये कौन सा द्वीप है उसके बारे में हम जानते हैं। हड द्वीप और मैकडोनाल्ड द्वीप दक्षिणी महासागर में निर्जन उप अंटार्कटिक द्वीप है दोस्तों। अब दक्षिणी महासागर आप जानते होंगे, जो नीचे के महासागर है वहाँ निर्जन उप अंटार्कटिक दोस्तों, यहाँ कोई स्थायी मानव आबादी नहीं पाई जाती है। इन द्वीपों को ऑस्ट्रेलिया प्रशासित करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इन द्वीपों को प्रशासित करता है। तो ये दक्षिणी महासागर के एकमात्र सक्रिय उप अंटार्कटिक ज्वालामुखी द्वीप है दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, ये एक ज्वालामुखी द्वीप है जो मैकडोनाल्ड द्वीप है, और जो हड द्वीप है उसको आप याद रखिए। ये पृथ्वी की भूगर्भिक प्रक्रियाओं और हिमनदों की गतिशीलता को समझने के भी अवसर प्रदान करते हैं। ये द्वीप दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं मोराग एक्सिस के बारे में। मोराग एक्सिस क्या है, यहाँ पे आप देख पाएंगे मोराग, ये मेडिटेरेनियन जो सी है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये इजराइल है दोस्तों, ये इजिप्ट है और राफा बॉर्डर है उन दोनों के। और ये देखिए मोराग और ये खान यूनिस। चलिए, इसके बाद हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल ने मोराग एक्सचेंज के नाम से विख्यात एक नए सिक्योरिटी कॉरिडोर को अपने अधीन कर लिया है दोस्तों। जो यहाँ आप देख पा रहे हैं वो ऐसा कह रहा है कि इजराइल ने दोस्तों इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इसके बाद देखेंगे मोराग एक्सिस के बारे में।
यह क्षेत्र खान यूनिस और राफा के बीच स्थित है। ये देखिए खान यूनिस और राफा जो बॉर्डर है उसके बीच यहाँ स्थित बताया गया है। यह मुख्यतः कृषि भूमि है जो गाजर पट्टी के पूर्व से पश्चिम तक फैली है। ये देखिए फार्मर इजराइल सेटलमेंट जो पूर्व से दोस्तों कहा गया है पश्चिम की ओर। देखिए उसके बाद कहा गया है मोराग नाम एक अवैध इजरायली बस्ती को संदर्भित करता है जो 1972 और 2005 के बीच क्षेत्र में स्थापित की गई थी। उसके बाद दोस्तों अब अर्थव्यवस्था का टॉपिक आ जाता है, लेकिन दोस्तों इसको मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। अप्रैल का मैं आप सभी को बता देता हूँ, अप्रैल की जो मैगजीन है उसी के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। हमने दोस्तों पॉलिटी के डिस्कशन कर लिए, हमने इंटरनेशनल जो रिलेशन है दोस्तों वो मैंने आपसे भी चर्चा कर ली है पॉलिटी के इंटरनेशनल रिलेशन के। ये दोस्तों थोड़ा लेक्चर मैंने 4 पार्ट में लेने की कोशिश की है, क्योंकि एक ही पार्ट में कर दूं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और बहुत सारे दोस्त बिजी रहते हैं तो वो नहीं देख पाते। तो इसलिए दोस्तों अर्थव्यवस्था पे मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा। और ऐसे ही दोस्तों करके देखिए यहाँ पे जो आप देख पाएंगे 136 या 140 के करीब अप्रैल में दोस्तों हैं मैगजीन के पेजेस। मैं आपको मैंने 50 तो आज कर ही दिए, और जो बाकी के 90 पेज है दोस्तों मैं अब भी आगे भी पार्ट में उसको अलग अलग सब्जेक्ट के तोड़ के उसको मैं लाने का प्रयास करूँगा। आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। इस वीडियो को आप दोस्तों आप 1.5 में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आराम से बताने की कोशिश की और जल्दी देखेंगे तो समय की भी बचत होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे जो टेलीग्राम है दोस्तों टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।